नमस्कार, संडे टॉक में आपका स्वागत है। मैं बलवंत और आप हमारे साथ हैं PR कौंडल जी। आप पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और लोक जन कल्याण के मुद्दों को प्रखर से उठाते हैं। आप मुफ्त कानूनी सलाह भी देते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो कीरतपुर से लेकर मनाली जो 4 लेन है उसमें अनियमितताएँ जितनी हो रही हैं टोल से संबंधित और जो बीच बीच में कहीं फ्लाईओवर बनने थे या सबवे बनने थे उसके ऊपर है। तो सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है आपसे वो है कि जो ये 4 लेन बना, आपको क्या लगता है ये सही तरीके से बना है या उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं इस तरह से कि इसको यहाँ से नहीं कहीं दूसरे रास्ते से लेके जाना था, या कोई पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जहाँ से होना चाहिए तो वहाँ की बजाय लोगों ने इसे कहीं और से ले जाने की कोशिश की है? देखिए, कुछ साल पहले माननीय गडकरी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये भारतवर्ष का सबसे ज़्यादा भ्रष्टम उपक्रम है। और इस भ्रष्टाचार के चलते अगर किसी ने इनका एक नमूना देखना है धरती पर तो वो कीरतपुर से लेकर मनाली तक का जो 4 लेन बना है ये एक बढ़िया मिसाल है इस बात को साबित करने की कि वाकई ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाला एक उपक्रम है। और इसकी कंस्ट्रक्शन में जितना भ्रष्टाचार हुआ अगर इसकी जांच हो जाए तो मैं समझता हूँ जो प्रोजेक्ट 3 साल में बना था आज 10 साल हो चुके हैं इसको चले हुए और अभी भी ये प्रोजेक्ट अधूरा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो भ्रष्टाचार ही है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 10 साल हो चुके हैं, मतलब 2013 से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अगर कोई प्रोजेक्ट जिसको 3 साल में पूरा होना था अगर वो नहीं हुआ तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, कंपनी या NHAI या कोई सरकार? कुछ इस तरह से हो ताकि लोगों को इतनी असुविधाएं हुई 10 साल, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, धूल मिट्टी हर तरफ शोर, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो फिर ये भ्रष्टाचार नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो वही आ जाती है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। एक एग्जांपल मैं अभी देता हूँ आपको। डिडौर से लेकर नारचला तक जो बाईपास बना है इसका मैटर मैंने CBI को दिया था 2019 में और आप हैरान होंगे कि वो मैटर बिना जांच किए हुए ही, बिना मुझे इन्फॉर्म किए ही, जो कि मेरे सूत्रों से पता चला है, उन्होंने उसको फाइल कर दिया है। और ये इतना बड़ा मुद्दा है कि यहाँ कम से कम 400 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चुना लगाया गया है, क्योंकि ये जो बाईपास है ये सीधा डिडौर से जाना था चक्कर को और नीचे से जहाँ से एग्रीकल्चर लैंड है वहीं से निकलना था और वहीं पर निकलना जहाँ आज इन्होंने मिलाया हुआ है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कुछ होटलियर को फायदा देना था 4 लेन का, इसलिए इसको बीच में से मोड़ा और 1 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे पर ये ले गए, जिससे हमारा जो दोंदी का गांव है और बगला की जितनी बिल्डिंगें थी वो सारी की सारी डिसमेंटल करना पड़ी और यहाँ पर 1 करोड़ रुपया बीघा जमीन इनको एक्वायर करना पड़ी। जबकि अगर ये नीचे से जाता तो वहां से 15-20 लाख रुपए बीघा से ऊपर उसकी कीमत नहीं थी। तो यहीं पर दिख जाता है कि भ्रष्टाचार किस लिमिट में हुआ है, लेकिन कोई जांच करने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे जो घनी आबादी वाला जो क्षेत्र है डिडौर से लेके सुंदरनगर घंटो चौक तक है, उसमें भी बीच में से 4 लेन लेके गए हैं और उसकी जो चौड़ाई है वो जितने मापक होते हैं उसके मुताबिक नहीं है। उस पे और साथ में जो सर्विस लेन है उस पर आए दिन अतिक्रमण होता है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो कनाल वाला पोर्शन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंजरस ये 4 लेन बना हुआ है और आने वाले समय में क्या अभी भी वहाँ पर कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं। जो वहाँ पर एक उन्होंने साइड में रोड बनाया है साइड लाइन का, वो तो वहाँ पर तो अभी तक लोगों की गाड़ियाँ खड़ी रहती है या वहाँ पर उसको एक आंगन के रूप में लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जो उसका उद्देश्य था वो डिफीट हो चुका है। अब वहाँ पर रोड भी कंजेस्टेड हो गया और जो साइड रोड बनने थे वो साइड रोड भी नहीं बन पाया। तीसरा, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मकान इन्होंने एक्वायर किए हैं लेकिन उन मकानों का पैसा भी दे दिया है, लेकिन वो मकान आज भी खड़े हैं और लोगों ने दोबारा उन मकानों के ऊपर रिकंस्ट्रक्शन कर दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे लोग आरोप लगाते हैं कि सरकारें ही भ्रष्टाचार करती, यहाँ तो लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया, पैसे लिए, अपना मकान तोड़ा और फिर वही मकान बना दिया, उस जमीन को छोड़ने को अभी तक तैयार नहीं है। इसके लिए सरकार
क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए? सरकार भ्रष्टाचार तभी करती है जब पब्लिक भ्रष्टाचारियों को जिताते हैं। जो नुमाइंदे उन्हें भेजे हैं जिनकी वजह से ये भ्रष्टाचार होता है इन कार्यों में, वो लोग जनता के ही प्रोडक्ट हैं। अगर जनता ईमानदार होती तो ये हमारे नेता क्यों भ्रष्टाचार करते हैं? इस 4 लेन में आपने देखा होगा कि कहीं पर भी कोई मोड़ नहीं काटा गया है। क्या कारण है? और जिन लोगों को ऑर्गेनाइज करना था अपनी मन मर्जी से अलाइनमेंट वहां को बदल दी गई है। बिलासपुर में तो यहाँ तक कि 10 किलोमीटर इस 4 लेन की अलाइनमेंट बदली गई है और वो रिकॉर्ड में आ चुका है, जांच में भी पाया गया है, लेकिन एक्शन किसी के खिलाफ नहीं होता। आप कहना चाहते हैं कि सरकार ने अपने चेहतों को फायदा पहुंचाने के लिए जो अलाइनमेंट है उसको उन चेहतों को फायदा पहुंचाने के लिए चेंज किया है? बिल्कुल चेंज किया हुआ है और यही कारण है कि ये 4 लेन अब सबसे डेंजरस 4 लेन होगा अगर 4 लेन की डेफिनेशन से हम इसको देखते हैं। इसी वजह से इस बात को छुपाने के लिए इन्होंने इसकी जो स्पीड लिमिट है वो 60 किलोमीटर प्रति आवर कर दी है, जबकि 4 लेन पे 60 किलोमीटर का मतलब ही नहीं बनता है। इससे बढ़िया तो हमारा नेशनल हाईवे होना था, उसको अच्छा बनाते हो। जो आप यहाँ भी आपने बिडौर वाला चौक की बात की, इस तरह से ये यहाँ नागजला के पास भी है, बाकी और भी आगे मनाली की तरफ भी आते हैं। इस तरह से ना कहीं लाइटें लगी हुई हैं, ना कोई प्रॉपर चौक बने हुए हैं, ना फ्लाईओवर है, ना कोई सफे है। ये अनियमितताएं लगातार NHAI कर रहा है, इसके खिलाफ ना लोग बोलते हैं ना सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये सरकार का दायित्व था कि जो यहाँ पर अनोमलीज हो रही हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन पिछली सरकार ने ये चीजें नहीं की जिसकी वजह से उनको अपनी बलि देना पड़ी। अगर उनको सरकार से हटना पड़ा तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो है ये 4 लेन कीरतपुर से मनाली तक कर रहा है, क्योंकि इसमें सरकार ने लोगों के हितों की अनदेखी की है। और दूसरा ये जो जितने भी इन्होंने ब्लैक स्पॉट तैयार कर दिए, जैसे हमारे बिडौर के पास का है, हमारे नागचले का है, उसके बाद और भी कई जगह पर ऐसे ब्लैक स्पॉट है जहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और आगे भी होंगे। यहाँ पर जो बाईपास हैं या ऊपर से बनने थे जो रोड वो उन्होंने नहीं बनाए हैं, तो इसके बारे में मैंने PD से भी बात की थी, तो उन्होंने तो कहा कि हम इसको बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कब? ये तो प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं कि इसकी इनॉग्रेशन करानी है। अगर इनॉग्रेशन एक बार हो गई तो उसके बाद कब बनाएंगे? क्या उसके बाद भी काम चलता रहेगा? जो आप कह रहे हैं कि आपने आपत्ति दर्ज कराई है, क्या उन्होंने आपको कोई तारीख दी है कि यहाँ आप इतनी तारीख तक ये बन जाएंगे या फ्लाईओवर बनेंगे, या इस तरह के जो डेड एंड है जहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने कोई जिसे पुख्ता कोई आपको जानकारी दी है जिससे भी इतनी जल्दी ये कर पाएंगे? देखिए 4 लेन जो है आम पब्लिक से बात ही नहीं करती है। ये तो हम लोग हैं जो गिने चुने लोग जिनसे ये बात कर पाते हैं, अदरवाइज आम आदमी को तो एंटरटेन करते ही नहीं है। इसलिए आम आदमी को तो कोई पता ही नहीं लगता कि ये कर क्या रहे हैं। इनकी जमीन तक ले ली, लोगों को पता नहीं लगा कि हमारी जमीन कितनी ली, कहाँ से ली और जो पैसा दिया वो किस आधार पर दिया, कोई इनके पास उत्तर नहीं होता है। तो ये जो लोकतंत्र है, क्या आप इसे लोकतंत्र मानते हैं जहाँ जनता की बात सुनी ही नहीं जाती है? ये क्वाजी डिक्टेटरशिप की तरह नहीं है क्या? ये फैसले हैं, ये लोकतंत्र नहीं है, ये एक्चुअली भ्रष्टातंत्र है। जिस ढंग से हम इस काम को देख रहे हैं, अगर ये आने वाले समय में ये नहीं रोका गया तो ये अनार्की फैल जाएगी लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों के बीच में भी एक ऐसी सोच अब डेवलप होना शुरू हो गई कि भ्रष्टाचार जो है उससे काम कराना ज़्यादा इजी है निस्बत नॉर्मल वे से। क्योंकि कोई भी कार्यालय जाइए आप, जहाँ कोई पैसा फेंकता है उनके कार्य एकदम हो जाते हैं, लेकिन जो पैसा नहीं देता है उनके कार्य लटकाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, मेरा अगला जो प्रश्न है वो टोल से संबंधित है। जैसे अगर आप मनाली से लेके कीरतपुर तक की बात करें और फिलहाल जो हिमाचल वाला एरिया है उसकी बात करें तो यहाँ 4 टोल लगे हुए हैं। एक जो कैंची मोड़ है स्वारघाट से नीचे मोड़ में, वहाँ पे 150 रुपये का चार्ज करता है कार का। मैं सिर्फ कार की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी बड़ी गाड़ियों का या कमर्शियल व्हीकल का इससे ज़्यादा है। एक तरफ 150 है, ब्लॉक के पास 65 है, टकोली जो मंडी से और कुल्लू के बीच में वहाँ पे 120 है, और जो फिर शायद उसका नाम दोहरा या डोहरू नाला है मनाली के पास, वहाँ पे भी इतना है जो आजकल बंद है आपदा के कारण। तो ये इतना ज़्यादा टोल कैसे वसूल कर रहे हैं? और जो टोल का जो डिफरेंस होना चाहिए, जो तय मानक है वो 60 जो आपने बताया 60 या 50 होना चाहिए, उससे कम है। जैसे ब्लॉक और मोड़ की बात करें वहाँ पे 40 किलोमीटर का ही डिफरेंस है और 2 टोल लिए जा रहे हैं। अगर कोई सुंदरनगर से जाएगा तो उसको तकरीबन
चंडीगढ़ के लिए 3 टोल देने पड़ेंगे। एक तो रोपड़ के पास है और ये कुल मिला के 500 के करीब बनता है। और जो हिमाचल की आम जनता है वो घूमने फिरने कम ही जाती है, या तो कोई बीमार है अपनी मजबूरी के कारण जा रहा है और इतना ज़्यादा टोल उसको देना पड़ता है। तो ये एक तरह से सरकार की तरफ से लोगों पर थोपा गया आर्थिक शोषण कह दें या आर्थिक जिसे हम कह सकते हैं आर्थिक बोझ है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो टोल टैक्स लगे हुए हैं, 2-3 वेरिएंट लगाए हैं, इनकी वजह से इस 4 लेन का नाम जो है वो लोगों ने चोर लेन का रख दिया हुआ है। लोग इसको चोर लेन की तरह इसको एड्रेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे जैसे यहाँ पर एक वारदात भी हुई लूटपाट के रास्ते एरिया में, और जो इन्होंने इसमें बैरियर के ऊपर जो लोग बैठाए हुए हैं जहाँ पर टैक्स लेते हैं, उनका बिहेवियर जो देखो आप वैसा है जैसे वो गुंडे बैठाए हुए हैं वहाँ पर। एक दिन मैंने खुद इसको टेस्ट करने के लिए खुद मैं बिलासपुर से उस टोल टैक्स बैरियर की तरफ से आया, ये देखने के लिए कि वाकई जो लोग कह रहे हैं वो सच है। तो मेरी गाड़ी का जो टैग था उसमें बैलेंस कम था। उसने कहा जी बैलेंस कम है, आप 130 रुपये दीजिए। मैंने 130 रुपये दे दिए उसको, और उसके बाद यहाँ तक कि उन्होंने रसीद भी नहीं दी उसकी, और मैं गाड़ी से चला आया। मैं यही देखना चाहता था कि वाकई ये चोर लेन है। तो ये तो सरेआम लोगों के साथ लूट है। गडकरी जी ने खुद कहा था कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में कोई बैरियर नहीं होगा, कम से कम 60 किलोमीटर इसका डिस्टेंस उन्होंने तय किया हुआ है। लेकिन जो हमारा गाला मोड़ा से लेकर आप यहाँ ब्लो तक देखिए, ये तो 40 किलोमीटर के ऊपर बैरियर लगा हुआ है। तो ये तो सरेआम डकैती है पब्लिक के साथ। तो ये जो गैर कानूनी तरीके से टोल लगाए गए हैं और वहाँ पे जो टोल कर्मी है वो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, या आपने जैसे कहा कि गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इसके लिए सरकार करेगी ना करेगी कोई बात नहीं, लेकिन क्या कोई PIL डाल सकता है? क्या आप इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं कि PIL डाले जिससे लोगों को कोई फायदा हो और ये टोल जो गलत जगह पे लगे हुए हैं और इनकी जो राशि है बहुत ज़्यादा दी जा रही है, उसके लिए कुछ आप? समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो आम जनता है वो सफर तो करती है, लेकिन कभी इन मुद्दों के ऊपर एक नहीं होती है और इकट्ठे होकर इस आवाज को नहीं उठाते हैं। जहां तक PIL का प्रश्न है, अब कौन कितने समाजकर्ता ऐसे हैं जो कि किसी वकील का खर्चा हाई कोर्ट में केवल एक जनरल पब्लिक के लिए बियर कर सकते हैं? एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। यहाँ तो सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जो कि पब्लिक से जुड़े हुए हैं और उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो चुप है। अगर PIL आपने डालनी भी है तो कई बार तो ऐसा होता है कि आप मान लिया एक लेटर लिखते हैं चीफ जस्टिस महोदय को, तो वहां पर वो सो मोटो उसका कॉग्निजेंस ले लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। अगर आपने नॉर्मल वे में PIL डालनी है तो आपको कोई एडवोकेट भी करना पड़ेगा, वहाँ एडवोकेट करना पड़ेगा, तो आपको कम से कम 50,000 1 लाख रुपए से नीचे तो वहाँ किसी की फीस होती नहीं है। तो कौन इतना पैसा जो है अपनी जेब से लगाएगा? क्या जो आम जनता है वो तो चलो PIL नहीं डाल सकती, क्या आम जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे ये आशा रख सकती है कि वो PIL डाले और इस तरह का जो आर्थिक बोझ जनता पर लादा जा रहा है NHAI द्वारा उसको कम किया जा सकता है? और साथ में जो PIL डाली जाएगी क्या उसके चांस हैं कि वो जनता के पक्ष में आएगा वो फैसला? देखो, PIL तो ये जनरल मुद्दा है और कोर्ट इसको एंटरटेन करेगा ऐसी मेरी उम्मीद है। जहाँ तक रही जनप्रतिनिधियों की बात, अगर ये लोग ईमानदार होते हैं और ये जनता के लिए वाकई ही खड़े होने की नीयत रखते हैं तो इस प्रकार की हरकतें क्यों होती है? ये तो कभी हो ही नहीं सकती है। जहाँ पर नेता एक्टिव है वहाँ पर मजाल है कोई ऐसी अथॉरिटी जाकर लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार करे और शोषण करे वहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और इसकी एसोसिएट कंपनीज है, इन्होंने सबसे पहले जो काबू किया वो यहाँ की सरकार को किया। कुछ इन्होंने डायरेक्ट वे में पैसा दिया और कुछ इन्होंने बैक डोर से पैसा दिया कुछ अधिकारियों को, जिसकी वजह से सरकार का मुंह बंद रहा और जो मनमाने तरीके से इन्होंने करना था वो यहाँ पर इन्होंने किया। अच्छा, जो आप एलिगेशन गवर्नमेंट पे या कंपनीज पे लगा रहे हैं, इसके खिलाफ अगर कंपनीज आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई करे तो आपके पास कोई पुख्ता सबूत हैं जो आप कह रहे हैं कि इतने करोड़ का इन्होंने घोटाला किया या इतने पैसे सरकार या कोई नेताओं को इन्होंने दिए, इस तरह से कुछ? मैं एक बार नहीं, मैंने सैकड़ों बार ये आरोप लगाए हैं और मेरे पास इसके प्रूफ भी हैं।
मेरे पास के हर घर में इसके प्रूफ हैं। जितने अवार्ड हैं उनको आप देखिए, उसमें एक कॉलम बना है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि 3% से ज्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो है वो नहीं काट सकते किसी भी अवार्ड के ऊपर। हिमाचल गवर्नमेंट ने 9% क्यों लिया? क्या ये ब्राइबरी नहीं है? ये पब्लिक के साथ डकैती नहीं है? उस 9% कंपनसेशन का 9% जो इनकी जेब में गया, उसकी वजह से सरकार का मुंह बंद रहा, जिसकी वजह से इन्होंने एक नोटिफिकेशन किया 1 अप्रैल 2015 को कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में फैक्टर 1 के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा, ना कि फैक्टर 2 के मुताबिक जैसा 2013 के एक्ट में लिखा है, जो कि गैर कानूनी है। और अभी हाईकोर्ट में इसकी रिट भी पड़ी हुई है, वहाँ पर इसके ऊपर डिसीजन आने वाला है। इसी प्रश्न के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ, जैसा कि मैं जानता हूँ आप पोलैंड संघर्ष समिति के माध्यम से भी ये मुद्दे उठाते रहे हैं। तो जब ये मुआवजे की बात चली है तो आपने हमेशा कहा है कि लोगों को कम मुआवजा दिया, तो इसके लिए आपके माध्यम से या आपका जो संस्था है उन्होंने सरकार के खिलाफ कोर्ट में जो दायर किया, तो वो कोर्ट का क्या इसमें फैसला रहा है या फैसला आना है क्या? देखिए, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये पब्लिक के साथ बहुत बड़ा अत्याचार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जिसका दंड प्रकृति ने भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिया है। हाल की बरसात में जो इनको दंड मिला है, जिसमें 1000 करोड़ से ऊपर नुकसान हुआ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये हो सकता है प्रकृति की तरफ से इनको दंड हो, क्योंकि इन्होंने पब्लिक के साथ इतना अत्याचार किया कि जितना शायद बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते भी नहीं है, क्योंकि लोग इग्नोरेंट हैं। 2013 का जो कानून है उसके मुताबिक अगर ये हमारे को यहाँ कंपनसेशन देते तो ये लोगों का आज हाल नहीं होता कि एक बिस्मा की कीमत जहां पर 15-15 लाख रुपए बिस्मा है, वहां इन्होंने 2-2 हजार रुपए बिस्मा पर लोगों से जमीन ले ली है। हमारे इसी गांव की बात करते हैं, मैं 30 लाख रुपए भी इन्होंने यहाँ जमीन ली है, जहां पर 15 लाख रुपए बिस्मा नहीं आज मिल रही है लोगों को खरीदने के लिए। इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है? जो अभी आप बोल रहे हैं कि प्रकृति ने NHI को साथ ये किया, लेकिन मेरा जो इसमें मत है वो ये है कि NHAI ने प्रकृति के साथ पहले खिलवाड़ किया, तब प्रकृति ने पलटवार किया, उसी का दंड मिला है। क्योंकि जितने भी आप देखेंगे मंडी से लेके कुल्लू तक, तो इतनी इन्होंने पहाड़ों को खोखला कर दिया है। हर मोड़ के बाद टनल आ रही है, और जो नदी है, नदी को मोड़ने की कोशिश की गई है मनाली के पास। आप जानते हैं जो नदी ने फिर अपना स्वरूप दिखाया पिछली बरसात में। तो ये इनको परमिशन कैसे मिली जो ये नदी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? हम पिछले 7-8 साल से ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि जितना ये मक जो है, इसकी डंपिंग जो है ये जलाशयों में कर रहे हैं। इन्होंने पूरा गोविंद सागर बर्बाद कर दिया वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर मछलियों का उत्पादन भी कम हो गया है। उधर से आप मंडी से लेकर कुल्लू तक देखिए, पूरा ब्यास नदी के तट इन्होंने मक से भर दिए हुए हैं। और इस मक की वजह से ही इतना डिस्ट्रक्शन इस वक्त जो बारिश हुई पीछे हुआ है, क्योंकि वो मक सारा का सारा पानी के साथ आया, और जितना मक आता है उतनी वो पानी जो है कटाव ज्यादा करता है। और दूसरा जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जितने भी है, इन्होंने भी अपने गेट जो है खोल दिए और सारा पानी इकट्ठा होकर सारे का सारा हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर क्रिएट कर दिया इन्होंने। और मेरा आखिरी सवाल जो पर्यावरण से संबंधित है, जैसे जो ये 4 लेन बना, क्या इसकी असल में जरूरत थी? क्या पहाड़ों को 90 डिग्री पे काटने की कोई इस तरह का कोई ये ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो नेशनल, उन्होंने संज्ञान लिया कि पहाड़ों को 90 डिग्री पे काटा गया और हर पहाड़ पे सुरंग डाली गई है, तो ये इस पे आपके क्या विचार? देखिए, ये चीज जो है पहले लोकल लोग और हम लोग जो इनके खिलाफ बोल रहे थे, हम पहले इन मुद्दों को उठा रहे थे कि आप गलत तरीके से यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, ये आपके आने वाले समय में डिजास्टर क्रिएट करेगा। अब जब इन्होंने एक जांच एजेंसी जापान से लाया कि हमें देखे कि ये नुकसान कैसे हुआ, उनकी भी यही फाइंडिंग आई कि आपने जो कटिंग की है पहाड़ों की, और रोड के किनारे जो आपने सीवरेज रखा है या जो आपने नालियां बनाई है, ये दोनों ही चीजें डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा नुकसान जो है शिमला वाले कालका रोड पर और मनाली वाले रोड पर आपको सहना पड़ा हुआ है। जब कसूर ही इनका है, तो ये पहले जब हम इनको ये मुद्दे उठाते थे तो इन्होंने आंखें क्यों मूंद कर रखी थी, और हमारी सरकार भी क्यों चुप थी उस वक्त?
चलो अब इसी प्रश्न के साथ मैं अपना प्रश्न जोड़ना चाहता हूँ। जैसे अब पठानकोट से मंडी के लिए इन्होंने कहा कि अब हम 4 लेन नहीं बनाएं, क्या आपको लगता है कि सरकार जा गई है अब जो 4 लेन को 2 लेन ही करना चाहती है, जोगिंद्रनगर से मंडी तक? अभी फिलहाल 2-3 दिन पहले अखबार में आया था कि अब इसको हम 4 लेन नहीं करेंगे जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। देखिए 2015 में मैं पहला व्यक्ति था जिसने 2 आर्टिकल लिखे थे इसके ऊपर कि 4 लेन हिमाचल प्रदेश में प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, और उस वक्त उसको किसी ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। जब ये सारा डिस्ट्रक्शन यहाँ हुआ हिमाचल प्रदेश में 4 लेन की वजह से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप एक स्टेटमेंट दिया था कि आगे से कोई 4 लेन हिमाचल प्रदेश को अब सैंक्शन नहीं किया जाएगा, और उसके मुताबिक अब जो भी दिए जा रहे हैं वो नेशनल हाईवे ही दिए जा रहे हैं। लेकिन 4 लेन का जहाँ तक पठानकोट से मंडी का प्रश्न है, पठानकोट से लेकर अब ये पद्धर तक जो है 4 लेन बना रहे हैं, और पद्धर से आगे बताते हैं कि ये नेशनल हाईवे बना रहे हैं मंडी तक। और उसका कारण शायद ये है कि बीच में जो नमक के पहाड़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग होने का खतरा है, पहले भी हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना आइडिया चेंज कर दिया। लेकिन ये तो पूरे हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रक्शन कर दिया इन्होंने। आप कहीं भी जाइए, हर जगह नेचर के साथ इन्होंने इतना खिलवाड़ किया हुआ है कि जो हिमाचल प्रदेश प्रकृति के नाम पर इतना सुंदर था, वहां पर सड़कें तो आपको दिख रही हैं, लेकिन जो वहां पर पहाड़ों का मलबा नीचे आ रहा है उससे भी नुकसान हो रहा है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हिमवाणी के लिए अपना कीमती समय दिया।